हेलो। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों अपन आज की क्लास में अनुशासन जो अपना टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। अनुशासन टॉपिक को प्रारंभ करेंगे और आज ही इसी क्लास में इसको समाप्त करेंगे। दोस्तों आज अपन अनुशासन दोस्तों अपन जो बिजनेस मेथड में पढ़ रहे हैं उसमें से बाहर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस करने चाहिए तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन इससे मेरे हिसाब से अब तो इतना समय है, लिमिटेड समय है कि जो मेरे से पढ़ रहे हैं बिजनेस मेथड उन सब के लिए बता रहा हूं कि जो जो मैंने टॉपिकों के अंदर जितना मैटर लिखाया है यही पढ़ लोगे तो दोस्तों आपको आपको एग्जाम में दोस्तों 25 क्वेश्चन में से, सुनना ध्यान से दोस्तों, 25 क्वेश्चन में से दोस्तों 20 या 20 प्लस क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और मान मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे वहां पर, तो दोस्तों आप मान कर चलना कोई भी स्टूडेंट या कोई भी अप्रेंटिस नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैंने कुछ बातें बोली हैं, उन बातों पे थोड़ा ध्यान देना। दोस्तों अनुशासन टॉपिक करा रहा हूं, तीसरा टॉपिक है बिजनेस मेथड का। दोस्तों बिजनेस मेथड में मेरा लिखाए हुए नोट्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दो चार क्वेश्चन इधर उधर से एक्स्ट्रा सही करने का प्रयास करोगे कि नहीं मेरे तो 25 में से 25 होनी चाहिए, मैं कहीं से भी कंटेंट पढ़ूं, तो दोस्तों ऐसे कंटेंट इकट्ठे करते रह जाओगे। एक नोट्स को याद करने का समय, अंतिम समय बार बार रटिए उसी को, तो आपका नैया पार लग जाएगी। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बिजनेस मेथड शानदार करा रहा हूं, कोई भी आवश्यक बात नहीं छोड़ रहा हूं और अनावश्यक कंटेंट में इकट्ठा करा के अनावश्यक कंटेंट शामिल करके भी मैं आपका समय जाया नहीं कर रहा हूं। सब कुछ शानदार बिल्कुल अच्छा पढ़ा रहा हूं, इसी में से पढ़ लेना, इसी में से मिल जाएंगे, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसमें से नहीं मिलेंगे तो दोस्तों वो ये मान के चलना जो पर्सन इसमें से नहीं मिलेगा वो किसी भी स्टूडेंट का सही नहीं होना है। ये बात बाद में आपको आभास होगा जब एग्जाम दे करके आएंगे आप, तो मैं आपसे जब रूबरू होने के लिए आऊंगा तो तब आप कहेंगे कि वास्तव में सर आपने बात कही थी वो सही कही थी। तो दोस्तों मैं जो कह रहा हूं वो सत्य साबित हो, लेकिन इसके लिए आप उसको तैयार करके जाएं ताकि आप वहां पे क्वेश्चन भी सही कर पाएं। दोस्तों अनुशासन, दोस्तों अनुशासन शब्द से ही पता लग रहा है आपके विद्यालय में भी डिसिप्लिन की बात होती थी, अनुशासन की बात होती है। ये बड़े अनुशासित स्टूडेंट है, ये बड़ा डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, ये अनुशासित नहीं है, ऐसी बातें होती थी। तो दोस्तों अपन इसको विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में ही समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आप भी ऐसी चीजों से जिससे आप जुड़े हुए और रहे हो लंबे समय तक विद्यालय से, तो मैं इसके आधार पे आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अनुशासन, डिसिप्लिन, दोस्तों ये अनुशासन है क्या, इसके संबंध में ये अपन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। वर्तमान में अनुशासन की विचारधारा, वर्तमान समय में अनुशासन की विचारधारा कैसी बन गई है, पारस्परिक समझ एवं सहयोगात्मक धारणाओं पर आधारित है। अब ये पहला पॉइंट समझना, वर्तमान में अनुशासन, पहले अनुशासन दोस्तों आज से आपके पेरेंट्स पढ़ते थे, आपके पिताजी पढ़ते थे, तो उनसे पूछना कि उनकी विद्यालय में कितनी पिटाई होती थी। मतलब दंडात्मक अनुशासन होता था, बहुत दंड दिया जाता था और उस दंड से बचने के भय से अपन अनुशासन का पालन करते थे। तो वो तो हो गई पुराने समय की बात।
वर्तमान में अनुशासन की विचारधारा कैसी हो गई? पारस्परिक समझ के आधार पर हो गई। विद्यार्थियों और शिक्षक की समझ के आधार पर अनुशासन हो गया है। अब विश्वविद्यालयों के अंदर पिटाई नहीं की जाती है, बच्चों को समझा करके ही अनुशासन में लाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अब किसी भी स्टूडेंट की पिटाई करना गैर कानूनी है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अनुशासन वर्तमान में कैसा है? पारस्परिक समझ एवं सहयोगात्मक धारणाओं पर आधारित है। सहयोग से अनुशासन बनता है। दोस्तों आपने आपकी विद्यालय में देखा होगा, 5 से 10 स्टूडेंट पूरे विद्यालय में जब आप पढ़ते थे तो ऐसे होते हैं, उनको ना तो कोई प्रिंसिपल अनुशासित रख सकता है, ना उनको कोई विद्यालय का कोई टीचर अनुशासित रख सकता है। वो वर्ष भर अनुशासनहीनता करते थे, दंड के वैसे भी नहीं मानते थे, वैसे भी नहीं मानते थे। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, जब तक दोनों तरफ से सहयोग नहीं होगा, जिन व्यक्तियों के द्वारा अनुशासित रहना चाहिए वो और जिनको अनुशासित रखने की जिम्मेवारी है, दोनों के सहयोगात्मक धारणाओं पर आधारित सहयोग से ही अनुशासन बनाया जा सकता है। दोस्तों पारस्परिक समझ, अब ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। वर्तमान में अनुशासन की विचारधारा किससे संबंधित है? पारस्परिक समझ और सहयोगात्मक धारणाओं पर आधारित है। अब अनुशासन से आशय, संगठन के कर्मचारियों दोस्तों अब अपन दूसरा पॉइंट क्लियर करेंगे। अनुशासन से आज से दोस्तों संगठन के कर्मचारियों, दोस्तों अपन व्यवसाय बिजनेस मेथड पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक ही बिजनेस मेथड है, तो व्यवसाय से संबंधित के मामले में ही अपन अनुशासन को पढ़ रहे हैं। व्यवसाय के परिप्रेक्ष्य में ही अनुशासन का क्या महत्व है और कैसे रखा जाना चाहिए, इसके संबंध में पढ़ रहे हैं। तो अनुशासन से आज से संगठन के कर्मचारियों, व्यवसाय में कर्मचारी होते हैं, जिस भी संगठन कंपनी होता है, कोई साझेदारी फर्म होती है कोई, तो कर्मचारी होते हैं प्रबंधकों व सदस्यों द्वारा सुव्यवस्थित व अपेक्षित स्वीकार्य रूप से व्यवहार से है। अब ये अनुशासन की परिभाषा देने का प्रयास किया गया है। क्या प्रयास है दोस्तों? अनुशासन से आज से क्या है? संगठन के कर्मचारी प्रबंधकों सदस्यों द्वारा सुव्यवस्थित और अपेक्षित स्वीकार्य रूप से व्यवहार करने से है। जैसा व्यवहार करने की कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है, वैसा व्यवहार करने से क्या है? अनुशासन का तात्पर्य है। तो अनुशासन से तात्पर्य क्या है? संगठन के प्रबंधकों संचालकों कर्मचारियों के द्वारा सुव्यवस्थित और अपेक्षित व्यवहार करने से है। स्वीकार्य रूप से अपेक्षित स्वीकार्य रूप से व्यवहार करने से है। ये अनुशासन की परिभाषा हो गई। अब ये वेबस्टर शब्दकोश क्या है दोस्तों? ये वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार परिभाषा, एक शब्दकोश है, उसमें बहुत सारी मदों की परिभाषाएं दी गई हैं। शब्दकोश है ये, एक तरह से डिक्शनरी का काम करता है, वेबस्टर शब्दकोश है। तो इस शब्दकोश के अनुसार अनुशासन क्या है? एक प्रशिक्षण होता है। ये वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा आपको याद रखना है। अनुशासन एक प्रशिक्षण होता है। ये दोस्तों दूसरा पॉइंट है जो मैं समझने के लिए लिखा है आपको। अनुशासन से तात्पर्य किससे है? संगठन के कर्मचारियों प्रबंधकों सदस्यों द्वारा सुव्यवस्थित अपेक्षित स्वीकार्य रूप से व्यवहार करने से। यानी कि अनुशासन क्या है कि जैसे व्यवहार की संस्था में अपेक्षा की जाती है, वैसा ही व्यवहार करना ही अनुशासन है। जैसे आप विद्यालय में जाते थे, आपसे क्या अपेक्षा की जाती थी? आपसे सबसे पहली अपेक्षा की जाती थी समय पर विद्यालय आए, विद्यालय के नियमों का पालन करें,
और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। तो दोस्तों ये क्या था, ये स्वीकार्य स्वीकार्य व्यवहार था आपका, विद्यालय में स्वीकार करने योग्य व्यवहार था, उसी को अनुशासन कहते हैं। तो दोस्तों स्वीकार करने योग्य या अपेक्षित बोले, आपसे अपेक्षा की जाती थी कि आप कम से कम विद्यालय का वातावरण अच्छा बना रहे। अब ये अनुशासन आवश्यक क्यों है दोस्तों, संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अनुशासन आवश्यक है। आप समय में विद्यालय नहीं जाते, मान लो आप विद्यालय में गुरुजनों का कहना नहीं मानते, तो ऐसी स्थिति में क्या होता, विद्यालय का उद्देश्य क्या है, शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को परेशान प्राप्त करने में कठिनाई होती, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते, गुरुजन मार्गदर्शन नहीं कर पाते और आपको शिक्षा नहीं दे पाते। तो दोस्तों संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अब वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार तो ये परिभाषा आपको यों की यो याद रखनी है। वेबस्टर शब्दकोश में क्या परिभाषा दी गई है, अनुशासन एक प्रशिक्षण है। पहले तो प्रशिक्षण शब्द पकड़ लेना, अनुशासन की परिभाषा देते समय प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग वेबस्टर शब्दकोश में। जो अनुशासन एक प्रशिक्षण होता है जो किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यवहार को सही करता है, विनम्र करता है, मजबूत करने में सहायक होता है। अनुशासन कभी कभी संस्था के कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी भी होता है, हो सकता है। इससे इस कर्मचारियों को दंडित, सदा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब आपको वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले तो अनुशासन एक प्रशिक्षण होता है। क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है अनुशासित रहने के लिए। तो अनुशासन एक प्रशिक्षण होता है जो कि क्या करता है, किसी भी कर्मचारी के व्यक्तिगत व्यवहार को सही करता है, विनम्र करता है और मजबूत करने में सहायक होता है। अनुशासन कभी कभी क्या होता है, कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी भी हो सकता है, जिसमें कर्मचारियों को दंडित किया जाना, सजा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब एक तथ्य आया, उस तथ्य को अपन महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में लिख रहे हैं। आपको ये दिमाग में रहना चाहिए, ये तथ्य क्या है। तो ये सब वेबस्टर शब्दकोश की परिभाषा आपको ऑप्शन में दे करके पूछेगा कि ये परिभाषा किसकी है। तो जहां पे प्रशिक्षण शब्द मिले, सही, विनम्र और मजबूत बनाता हो व्यक्ति के व्यवहार को, वो वेबस्टर की दी हुई परिभाषा है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रशिक्षण शब्द आएगा, व्यक्ति के व्यवहार को सही करेगा, विनम्र करेगा और मजबूत करेगा, वो वेबस्टर शब्दकोश ने अनुशासन की परिभाषा में दे रखा है। अनुशासन आधुनिक युग में पूर्णतः ऋणात्मक और दंडात्मक हो सकता है। दोस्तों अनुशासन आधुनिक युग में न तो पूर्णतः ऋणात्मक हो सकता है, न ही दंडात्मक हो सकता है, न ही आत्म नियंत्रित हो सकता है। अर्थात संस्था में कर्मचारियों से नीतियों नियमों का पालन करवाना है तो प्रेरणात्मक रूप से ही करवाया जा सकता है। अब दोस्तों सुनना समझना। दोस्तों अनुशासन, आप तो बच्चे थे फिर भी विद्यालय में अनुशासित रह जाते थे, लेकिन एक बात बताऊं, किसी कम कर्मचारी है, कोई संस्था चल रही है, कोई कंपनी चल रही है, उसमें अनुशासित रखने के लिए क्या किया जाएगा। बड़े व्यक्ति हैं, मारपीट भी नहीं की जा सकती उनसे। दंड कितना दंड दिया जा सकता है कि तन सैलरी से पता लग जाए अनुशासनहीनता कर रहा है तो उनकी सैलरी से कुछ पैसा काट लिया जाता है, उनको कुछ दिन के लिए संस्था से निकाल दिया जाता है, इस प्रकार से दंड दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो आज के युग में ना तो किसी को दंडात्मक रूप से, ऋणात्मक रूप से अनुशासित रखा जा सकता है, ना ही आत्म नियंत्रण से हो सकता है। आत्म नियंत्रण से कैसे होता है, कर्मचारी स्वयं ही अनुशासित रहे, तो ऐसा भी संभव नहीं है। हर कर्मचारी, कुछ व्यक्ति होंगे जो स्वयं आत्म नियंत्रित होते हैं, स्वयं से अनुशासित रहेंगे, समय पे आएंगे, समय पे जाएंगे, पूरा टाइम से काम करेंगे, अनावश्यक इधर उधर नहीं छुपेंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है। तो दोस्तों अनुशासन आधुनिक युग में न तो पूर्णतः ऋणात्मक और दंडात्मक हो सकता है, ना ही आत्म नियंत्रित हो सकता है। तो होगा कैसा, प्रेरणात्मक रूप से ही कराया जा सकता है। प्रेरणात्मक रूप कैसा होता है दोस्तों, कर्मचारियों को प्रेरित करना, अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करना। उनको कहना कि जो व्यक्ति, मान लो पेन बनाने की कंपनी है, जो व्यक्ति 10 पेन बनाएगा, ना सॉरी
जो व्यक्ति 500 से अधिक पेन बनाएगा उसको 100 रुपये प्रतिदिन की अधिक मजदूरी मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये एक प्रेरणात्मक रूप है अनुशासित रखने के लिए कि काम करें अधिक से अधिक कर्मचारी। तो दोस्तों इस प्रकार से अनुशासन के लिए आवश्यक है। अब दोस्तों ये परिभाषा है, अब ये अपन 3-4 परिभाषा पढ़ेंगे, ये आपको याद रखनी होंगी परिभाषाओं का। क्वेश्चन तो वैसे 25 में से दोस्तों 2-3 परिभाषा आएंगी अधिक से अधिकतम, बता रहा हूं मैं आपको। 3 से अधिक परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे परिभाषाओं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने जो लिखवा रखी है वही परिभाषाएं याद रख लेना। और अगर इनमें से भी याद नहीं रहेंगे तो भी यार और बहुत सारी चीजें पूछेगा, 22% अन्य से संबंधित होगा। तो परिभाषाओं को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं हो, और याद हो जाए तो अपने में पढ़ाए हुए में से ही मिल जाएंगी ज्यादातर परिभाषाएं भी। एच मोर्टिन के अनुसार, मोर्टिन के अनुसार अनुशासन की क्या परिभाषा है? अनुशासन का अर्थ है दोस्तों मोर्टिन का प्रयोग अपन कब करते हैं दोस्तों? मच्छरों को अनुशासित रखने के लिए करते हैं। ये नहीं कहते हैं दोस्तों मोर्टिन एक लगाने की आती है लाइट में, अपन उसको लगाते हैं तो मच्छर मरते हैं, फिर उसके बाद अपन अशांति से सो सकते हैं, बेहोश होते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने, बेहोश होते हैं, मरते नहीं है। तो दोस्तों मोर्टिन क्या करता है, किसके काम आ रहा है? मच्छरों को अनुशासित रखने के काम आता है। तो मोर्टिन ने परिभाषा अनुशासन के संबंध में दी है, ये शब्द तो आपको याद रह जाएगा। तो दोस्तों अनुशासन का अर्थ क्या है समझना। इसने क्या कहा मोर्टिन ने? व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों को पालन को, व्यवहार के कुछ निश्चित नियम है, निश्चित नियमों को पालन को सीखना, व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों के पालन को सीखना ही क्या है? अनुशासन है। इसने अनुशासन का अर्थ क्या बताया? मोर्टिन ने अनुशासन का अर्थ बताया कि व्यवहार के कुछ नियमों के पालन, व्यवहार के कुछ निश्चित नियम है उनके पालन करना ही सीखना ही क्या है? नियमों का पालन करना सीखना ही क्या है? मोर्टिन के अनुसार अनुशासन है। ये हो गया। अब दोस्तों जॉन डेवी के अनुसार क्या है अनुशासन? नियंत्रण की क्षमता ही अनुशासन है, अपने आप पे कंट्रोल नियंत्रण की क्षमता ही अनुशासन है जॉन डेवी के अनुसार। अब दोस्तों इसने तो क्या क्या व्यवहार के निश्चित नियमों का पालन सीखना ही अनुशासन, ये मोर्टिन ने कहा। और जॉन डेवी क्या कहता है? नहीं, नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर, नियंत्रण की क्षमता ही अनुशासन है, ये जॉन डेवी ने कहा। अब रायबर्ग के अनुसार अनुशासन का अर्थ है सामान्यतः व्यवस्था व कार्यों के संपादन में विधि नियमितता व आदेशों की पालना से है। व्यवस्था व कार्यों के संपादन में विधि नियमितता, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, यानी कि आदेशों की पालना से है। ये कहा किसने कहा? आदेशों की पालना की बात रायबर्ग ने कही, ये भी याद रखना। अब अंतिम हेनरी फेयोल परिभाषा है, अनुशासन वह है जैसा नेतृत्व उसे बनाता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन वह है जैसा नेतृत्व उसे बनाता है। तो ये नेतृत्व जैसा नेतृत्व बनाता है, ऐसा अनुशासन को किसने बताया? हेनरी फेयोल ने बताया। तो ये अब परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होगी। मोर्टिन तो क्या कहता है? मोर्टिन तो कहता है कुछ निश्चित नियम होते हैं उनका पालन करना सीखना होता है। फिर डीवी आया, डीवी ने क्या क्या? नहीं बोलो, नियंत्रण की क्षमता होना ही अनुशासन है। रायबर्ग ने क्या कहा? इसने आदेशों की पालना को अनुशासन बता दिया। और हेनरी फेयोल ने क्या कहा? हेनरी फेयोल ने कहा जैसा नेतृत्व बनाता है वैसा ही अनुशासन होता है। तो ये हो गया। अब अनुशासन के उद्देश्य क्या है दोस्तों? विद्यालय में मेरे को एक बात बताना, शिक्षक आपको ड्रेस पहन करके समय पर आने के लिए क्यों बोलते थे? शिक्षक आपको होमवर्क करके लाने के लिए क्यों बोलते थे? कि दोस्तों ताकि आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए, आप सीख पाए। विद्यालय का उद्देश्य सिखाना है। तो दोस्तों अनुशासन के उद्देश्य हर संस्था में अलग अलग होंगे, कंपनी में अलग होंगे, विद्यालय में अलग होंगे। हर संस्था में अनुशासन के उद्देश्य अलग अलग होंगे, क्योंकि संस्था के उद्देश्य अलग हैं और संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही अनुशासन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अनुशासन के उद्देश्य समझना, कर्मचारियों संगठन में सहिष्णुता समायोजन की भावना का विकास करना। अब अनुशासन क्यों आवश्यक है? संगठन में सहिष्णुता मतलब कि मेल जोल के साथ आप काम करें, सहयोग की भावना होनी चाहिए, समायोजन की भावना का विकास करना,
आपस में एक दूसरे के साथ समायोजन करके काम कर पाए कि आप ये काम कीजिए, मैं ये काम करता हूँ। इस प्रकार से कर्मचारी में सभी कर्मचारी क्रमवार काम करते हैं तो प्रोडक्ट तैयार होता है। तो दोस्तों ये आवश्यक है। मानवीय संबंधों के प्रति सम्मान का वातावरण उपलब्ध कराना दूसरा है। मानवीय संबंधों के प्रति सम्मान का वातावरण उपलब्ध कराना, यानी कि सभी अनुशासित रहेंगे तो मानवीय संबंध अच्छे रहेंगे संस्था के अंदर, और मानवीय संबंध अच्छे रहेंगे तो सम्मान, सभी को सम्मान मिलेगा। संस्था की कार्यकुशलता व कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना। संस्था में सब डिसिप्लिन से रहेंगे तो दोस्तों मेहनत करने वाला जो कर्मचारी है वो ये सोचेगा कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, मेहनत करता है, तो दोस्तों वो भी व्यक्ति मेहनत करेगा तो एक व्यक्ति को देख करके दूसरे व्यक्ति का मनोबल बढ़ेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्यकुशलता तो बढ़ेगी। अनुशासित होकर समय पे आएंगे, पूरा कार्य करेंगे तो दोस्तों मनोबल में भी वृद्धि होगी। संगठन के विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन, संगठन के जो अलग अलग लेवल हैं उनमें समन्वय स्थापित होगा, आपस में अनुशासित रहेंगे तो समन्वय भी स्थापित होगा। अब अपन इनमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, अब ये तो चलो मैं समझा देता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो दोस्तों मैं तो एक एक पॉइंट पर 10-10 मिनट बोल सकता हूँ। तो दोस्तों संगठन के विभिन्न स्तरों में समन्वय क्या होता है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ए प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को कलर किया जाएगा और यहाँ पे ये प्रोडक्ट पहुंचेगा, यहाँ पे इसको पैकिंग किया जाएगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट जाएगा तो इसको गोदाम में रखा जाएगा। तो दोस्तों ये प्रक्रिया है पूरी। मान लीजिए हर मिनट एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, इस कंपनी में एक प्रोडक्ट 1 मिनट में बनता है। फिर ये यहाँ से पैक कहाँ पे जाता है, कलर होने के लिए जाता है, फिर कलर होने के बाद ये पैकिंग में जाता है और पैकिंग के बाद स्टोरेज में जाता है। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट जब यहाँ बन रहा है और तो इन कर्मचारियों में हर मिनट इस प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए समन्वय नहीं होगा आपस में, यहाँ जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या दूसरा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो ये समय पर यहाँ से बनने के बाद यहीं पे प्रोडक्ट को रखेंगे तो इस कर्मचारी का भी समय खराब होगा, क्योंकि इसके पास अगला ये भी 1 मिनट में एक प्रोडक्ट को पेंट कर देता है। मान लो कोई छोटा प्रोडक्ट है ये, तो दोस्तों ये यहाँ से यहाँ पहुंचाता है प्रोडक्ट को, तो ये यहाँ से यहाँ समय पर नहीं पहुंचाएगा तो इसको पेंट कौन करेगा, ये पेंट करने वाला ये बी है ना, ये वेट करता रहेगा कि यार प्रोडक्ट आएगा तब करूंगा। इसकी अनुशासनहीनता से समन्वय खराब हो गया, कोऑर्डिनेशन खराब हो गया, इसका भी काम बाधित हो गया। अगले वाले के पास भी समय पर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा रहा तो वो भी पैकिंग नहीं कर पा रहा, तो सभी का काम अव्यवस्थित हो गया। और सैलरी तो भाई ये कर्मचारी सभी लेंगे ही, तो दोस्तों खर्चा लग रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। तो दोस्तों संगठन में विभिन्न स्तरों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। ये बात अब मैंने आपको समझा दी, तो मैं दोस्तों इसी प्रकार से एक एक पॉइंट को डिटेल में समझा सकता हूं, लेकिन आप सब जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इस लेवल की बुद्धि अपने आप भी इन पॉइंट्स को समझ सकते हैं। अनुशासन से कर्मचारियों के को किसी भी कार्यों को पूरा करने के लिए आत्म प्रेरित करना। दोस्तों अनुशासन से कर्मचारियों को कार्य करने के लिए आत्म प्रेरित करना, अनुशासन डिसिप्लिन से उनको स्वयं प्रेरणा देने का भी उद्देश्य होता है अनुशासन का, कि स्वयं प्रेरित हो गए, प्रेरणा लें कि हम अनुशासित रह करके कार्य करेंगे, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया। और संस्था के कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग की भावना का विकास करना। दोस्तों अनुशासन रहेगा तो कर्मचारी आपस में झगड़ेंगे नहीं, आपस में कोई विवाद नहीं होगा, तो आपस में सहयोग की भावना होगी, एक दूसरे की मदद करेंगे तो अधिक काम हो पाएगा संस्था में। और व्यवसाय में तो काम ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। अनुशासन से संस्था के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ये मैंने आपको बता दिया था विद्यालय वाले एग्जाम्पल में। आप अगर मान लीजिए विद्यालय में जाते थे, गुरुजी की ना तो बात मानो, ना शोर मचाओ क्लास में, ना होमवर्क करके लाओ, तो दोस्तों आप अनुशासनहीनता कर रहे थे। तो संस्था का क्या था,
संस्था का विद्यालय का आपके विद्यालय का उद्देश्य क्या था कि आपको अधिक से अधिक शिक्षा देना, आपको सिखाना, और आप अनुशासनहीनता कर रहे थे तो वो सिखा नहीं पाएंगे। तो दोस्तों संस्था के उद्देश्य क्या है? शिक्षा उपलब्ध कराना, तो वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अनुशासन किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। अनुशासन से संस्था में स्वच्छ वातावरण बनता है, अन्य कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जो कर्मचारी मेहनती हैं, सभी को आज जो इच्छा से मेहनत करता है तो उसको भी करना पड़ता है, और जो इच्छा से मेहनत नहीं करता उसको भी करना पड़ता है। तो दोस्तों जो कर्मचारी मेहनती है उसको प्रेरणा मिलती है कि सभी कार्य कर रहे हैं, सभी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो मैं भी काम करूं, प्रेरणा मिलती है एक दूसरे से। तो अनुशासन के अब प्रकार, सामान्यतः आपको अनुशासन के दो ही प्रकार याद रखने हैं, धनात्मक अनुशासन और ऋणात्मक अनुशासन। अनुशासन के कितने प्रकार याद रखने हैं? दो ही प्रकार याद रखने हैं। तो दोस्तों धनात्मक अनुशासन कैसा होता है? धनात्मक अनुशासन स्वेच्छा से होता है, अपनी इच्छा से होता है। आपके विद्यालय में आप पढ़ते थे दोस्तों, मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे थे तो 20 बच्चे ऐसे होते थे स्वयं अनुशासित रहते थे, बिना डर के भी वो कोई शरारत नहीं करते थे। टीचर क्लास में नहीं होता था तब भी शरारत नहीं होते थे, वो सब अनुशासित होते थे, धनात्मक अनुशासित होते थे। यानी कि कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से उस संगठन के नियमों को स्वीकार करना, पूर्ण निष्ठा से उनकी पालना का प्रयास करना, ऐसे धनात्मक अनुशासन कहलाता है। स्वेच्छा से पालना करते थे नियमों की। ऋणात्मक अनुशासन में सजा व दंड के वैसे नियमों की पालना। और दोस्तों क्लास में 50 में से 20 स्टूडेंट अनुशासित रहते थे, 10 स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनको मौका मिलते ही वो कोई न कोई शरारत करते थे, अनुशासनहीनता करते थे। तो वो सजा व दंड के वैसे नियमों के पालन में रखना होता था, ये ऋणात्मक अनुशासन कहलाता है। अब आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अनुशासन के कितने प्रकार हुए? धनात्मक अनुशासन और ऋणात्मक अनुशासन। धनात्मक अनुशासन कैसा होता है? कर्मचारी स्वयं अंदर से अनुशासित रहता है, उसको किसी के नियम से, किसी के दबाव से, दंड के भय से वो नहीं रहता, वो स्वयं अनुशासित रहता है, वो संस्था के नियमों का स्वयं पालन करता है। एक सजा व दंड के भय से जो अनुशासित रहते हैं वो ऋणात्मक अनुशासन कहलाता है। तो दोस्तों आपसे पूछे ऋणात्मक और धनात्मक अनुशासन में ऐसा प्रश्न पूछे, सुनना दोस्तों। दोस्तों थोड़ा आपको क्लास है ना बोरिंग इसलिए भी लग रही होगी कि दोस्तों अपन कम समय में अधिक मैटर करने का प्रयास करते हैं, तो उससे भी थोड़ी बोरिंग हो जाती है। धनात्मक और ऑनलाइन तो दोस्तों बोरिंग ही है। ऑनलाइन तो क्लास की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें फेस टू फेस वो नहीं होता, तो इसलिए बोरिंग भी हो जाती है। कोई बात नहीं। ऋणात्मक और धनात्मक दोस्तों आपसे पूछें, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। धनात्मक ऋणात्मक स्वरूप में से धनात्मक स्वरूप उपयुक्त है, क्योंकि आपसे पूछे कि धनात्मक अनुशासन और ऋणात्मक अनुशासन में अच्छा कौन सा है, तो धनात्मक अनुशासन है, जिसमें कोई बिना दबाव के कर्मचारी स्वयं अनुशासित रहते हैं। परंतु इन दोनों का उचित संयोजन आवश्यक है। दोस्तों अधिक डंडे मार करके भी किसी को अनुशासित नहीं रखा जा सकता, और स्वयं भी कर्मचारी अनुशासित नहीं रहेंगे, ये भी बात है। एक अगर अनुशासनहीनता करेगा, धीरे धीरे अगर कोई दबाव नहीं रहेगा तो सारे अनुशासन हीन हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करना होगा? एक बीच का रास्ता निकालना होगा, धनात्मक और ऋणात्मक के बीच का। और उस बीच के रास्ते को अनुशासन को प्रगतिशील अनुशासन नाम दिया गया है। इस प्रगतिशील अनुशासन में 5 चरण होते हैं। प्रगतिशील अनुशासन में कितने चरण होते हैं? प्रगतिशील अनुशासन में 5 चरण होते हैं। वो 5 चरण ये दे रखे हैं। सबसे पहले प्रगतिशील अनुशासन के 5 चरण आपको याद रखने हैं। तीसरा, अब अनुशासन कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। तो आपसे अनुशासन का प्रकार पूछे सामान्यतः, और आज पूछे ऑप्शन में दे 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, तो उसमें 2 प्रकार टिक करना है। अगर ऑप्शन में 3 प्रकार हो तो 3 प्रकार को टिक करना है। धनात्मक अनुशासन, ऋणात्मक अनुशासन और प्रगतिशील अनुशासन। तो यहाँ पे अब अनुशासन के प्रकार 3 हो गए। सामान्यतः अनुशासन के प्रकार 2 होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। वर्तमान में एक नया अनुशासन का प्रकार प्रगतिशील अनुशासन अस्तित्व में आया है। इसके 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, मौखिक चेतावनी दी जाती है। दोस्तों विद्यालय में आप शरारत करते थे तो टीचर क्या कहता था? पहले ए क्या कर रहे हो, ऐसे धमकाता था, आपको डांटता था, मौखिक चेतावनी देता था, पिटाई हो जाएगी ऐसे करोगे तो, इस प्रकार से चेतावनी दी जाती थी। तो कर्मचारियों को भी इस प्रकार से कुछ चेतावनी दी जाती है।
कि काम पे लग जा, इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है। लिखित चेतावनी अगर नहीं मानता है तो नोटिस दिया जाता है। आप नहीं मानते थे तो आपकी डायरी के अंदर नोट डाल दिया जाता था, कहा जाता था पेरेंट्स से हस्ताक्षर करा के लाओ, वो लिखित चेतावनी होती थी। लेकिन आजकल कंपनियों में लिखित चेतावनी होती है कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, आपने ये गलती की है। जुर्माना व अधिकारों में कमी, फिर क्या होता था, फिर भी नहीं मानता था तो उस पर जुर्माना लगाया जाता था या उसके अधिकारों में कमी कर दी जाती थी, निलंबित या पदोन्नति रोक दी जाती थी, निलंबित कर दिया। तो दोस्तों जुर्माना लगा देते थे, क्या करते थे, जुर्माना लगाना या अधिकारों में कमी, निलंबित या पदोन्नति रोक रोक दी जाती थी। फिर उसके बाद भी नहीं मानता था तो कोई कर्मचारी, और फिर भी नहीं मानता तो सेवा समाप्ति, उसको सेवा से नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो प्रगतिशील अनुशासन में अनुशासन को बनाए रखने के लिए 5 पॉइंट्स होते हैं। मौखिक चेतावनी, दूसरा लिखित चेतावनी, तीसरा क्या है मौखिक, पहला मौखिक चेतावनी, दूसरा लिखित चेतावनी, तीसरा जुर्माना और उसको क्या करना, अधिकारों में कमी करना, उसके अधिकारों में कमी करना और जुर्माना, तीसरा पॉइंट। और चौथा क्या है, उसको निलंबित करना या पदोन्नति रोकना, और पांचवा अंतिम, उसको संस्था से निकाल दिया जाता है। तो 5 ये तरीके पॉइंट्स हैं प्रगतिशील अनुशासन के। अनुशासन को निम्न अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों आपको पेपर के अंदर प्राकृतिक अनुशासन शब्द यूज करके पूछे कि ये कैसा होता है, तो दोस्तों ये बिना किसी बाहरी दबाव और नियंत्रण के होता है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति अपने आप अनुशासित रहता है, वो प्राकृतिक अनुशासन कहलाता है। आधिकारिक अनुशासन, ये पूर्ण रूप से वरिष्ठों बड़ों के नियंत्रण में रहना होता है। आधिकारिक अनुशासन में अधिकारियों के नियंत्रण निर्देशों की पालना करनी होती है, वो दूसरा आधिकारिक अनुशासन हो गया। पूर्ण रूप से बाहर से थोपा गया अनुशासन आधिकारिक अनुशासन होता है। व्यक्तिगत अनुशासन, इसमें उचित है, अनुचित है, नियमित है, अनियमित का ज्ञान होता है कर्मचारी को स्वयं को कि मैं कार्य कर रहा हूँ, वो गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो इसका खुद को ज्ञान होता है, तो व्यक्तिगत अनुशासन होता है। ये आत्म अनुशासन, आत्म नियंत्रण है। आत्म अनुशासन जो अपन ने पढ़ा, यानी कि धनात्मक अनुशासन जो पढ़ा, उसी का एक तरह से प्रकार है ये। व्यक्तिगत अनुशासन सेम है, ये आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण के वाले के यानी कि धनात्मक अनुशासन के समान है ये व्यक्तिगत अनुशासन। ये बस ये नाम बदल दिया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें संकल्प की शक्ति का योगदान होता है, व्यक्ति स्वयं अनुशासित होता है। सामाजिक अनुशासन, दोस्तों ये सामाजिक अनुशासन क्या होता है, सामाजिक मान्यताओं। दोस्तों आप मंदिर में, जब आप मंदिर जाते हैं तो दोस्तों आप चप्पल उतार करके जाते हैं बाहर, इसका मतलब क्या है दोस्तों, सामाजिक मान्यताओं से आप अनुशासित हैं। सामाजिक मान्यता है कि देवी माँ नाराज हो जाएगी, सामाजिक मान्यता है कि ईश्वर प्रभु हमें दंड देगा हम ऐसा कार्य करेंगे, तो दोस्तों ये सामाजिक मान्यताओं से निर्धारित अनुशासन सामाजिक अनुशासन है। सामाजिक मान्यताओं से निर्धारित है। इन मान्यताओं की पालना पर मिलने वाली प्रशंसा, पालना करते हैं तो अपने को प्रशंसा मिलती है, अन्यथा वो निंदा की जाती है। तो दोस्तों इसको सामाजिक अनुशासन कहते हैं। अनुशासनहीनता के कारण क्या क्या होते हैं दोस्तों, आपसी सहयोग की भावना का अभाव होना, उच्च अधिकारियों के अंदर कुशल नेतृत्व का अभाव होना। दोस्तों आपने देखा होगा किसी टीचर के पीरियड में बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते थे, किसी टीचर के पीरियड में पिटाई करता था उस डर से नहीं बोलते थे। कुछ टीचर ऐसे होते थे जो पिटाई भी नहीं करते थे लेकिन बच्चे फिर भी उनकी क्लास में अनुशासित रहते थे, तो दोस्तों उनमें कुशल नेतृत्व होता था। और ऐसे शिक्षक जिनमें बच्चे पिटाई के बाद भी नहीं मानते थे या जिनको पिटाई करने की आवश्यकता पड़ती थी तो उनमें कुशल नेतृत्व का अभाव होता था। तो दोस्तों उच्च अधिकारियों के अंदर कुशल नेतृत्व का अभाव होगा तो अनुशासनहीनता होगी, आपस में सहयोग की भावना नहीं होगी तो झगड़ेंगे, लड़ेंगे। कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, उनकी अगर सुनवाई नहीं होगी तो भी दोस्तों संस्था में अनुशासनहीनता होगी। संस्था के कर्मचारियों में संचार व्यवस्था उपलब्ध न होना, आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। दोस्तों दूरियां कब बढ़ती हैं, जब अपन आपस में मान लो आपकी और मेरे बीच कम्युनिकेशन गैप है, मतलब अपन दूर रहते हैं, दूर काम करते हैं दोनों, बीच में मेरे बारे में जाके आपको कोई कह दे कि यार वो उसने आपकी बॉस से शिकायत की है कि आप सही काम नहीं करते हो, ऐसा कह दिया। अगर आप मेरा आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं है, आप और मैं डेली मिलते हैं, तो दोस्तों ऐसा क्या होगा, अनुशासनहीनता नहीं होगी। क्योंकि आपको जब मेरे से मिलोगे तो आप पूछोगे कि यार तैने मेरे बारे में शिकायत क्यों की, तो मैं कहूँगा यार मैंने शिकायत
कि नहीं ये बात झूठ है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या हुआ, कम्युनिकेशन होना चाहिए, संचार व्यवस्था उपलब्ध है बीच में, तो दोस्तों अनुशासनहीनता नहीं होगी। अगर मान लो मेरी और आपकी बात नहीं हो पाती है, तो दोस्तों डेली कोई ना कोई मेरे बारे में जाके आपको बोलेगा कुछ, और एक दिन ऐसा आएगा कि अपन आपस में अनुशासनहीनता पर उतर आएंगे। तो दोस्तों ये हो गया संस्था के कर्मचारी अधीनस्थों में फूट डालो राज करो की भावना। दोस्तों ये संस्था के कर्मचारियों में फूट डालो राज करो की भावना होती है, ये डाली जाती है, ये अंग्रेजों ने भी अपनाई थी। इससे क्या होता है, कार्य करवाना आसान होता है, और कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो उसकी शिकायत भी नेतृत्व करने वाले तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये फायदा होता है। कर्मचारी नियमन अधिकारियों में प्रशिक्षण की कमी भी एक कारण है। व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति उदासीनता भी एक कारण है। शिकायतों की उपेक्षा, शिकायतों का समाधान नहीं करोगे तो वो खुद खुद का आपस में अपनी शिकायतें समाधान कर लेंगे, जो ताकतवर होगा वो कर लेगा। तो दोस्तों व्यक्तिगत समस्याओं के प्रति उदासीनता, कर्मचारियों में नैराश्यता की भावना यानी उदासी की भावना, दोषपूर्ण पर्यवेक्षण, किसी के काम को सही ठहराओगे और सही करने वाले को काम को गलत ठहराओगे तो अनुशासनहीनता होगी। अनुशासन नियमावली का अभाव, कर्मचारियों को पता ही नहीं होगा कि अपने इस संस्था में अनुशासन के क्या क्या नियम है, तो वो तो अनुशासनहीनता होगी। तो ये कारण थे, इन कारण को ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इनको थोड़ा थोड़ा समझ के और दिमाग में डाल लेना है कि अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फिर व्यवहारिक चिंतन से आप वहां आंसर दे पाएंगे आराम से। अनुशासनहीनता को दूर करने के सुझाव, तो सुझाव तो दोस्तों कर्मचारियों को शिक्षण और प्रशिक्षण देना चाहिए, फूट डालने वाली नीति को समाप्त करना चाहिए। इसी प्रकार से अपने कुछ कारण है। पक्षपातपूर्ण भावना नहीं होनी चाहिए, कर्मचारी की व्यक्तिगत समस्याएं भी सुननी चाहिए, उनकी उनकी समस्याओं पे भी ध्यान देना चाहिए। संस्था में अनुशासन के लिए समिति बननी चाहिए, सदस्यों में परामर्श का कार्य करें। अनुशासन का गर्म स्टोव का सिद्धांत, ये दोस्तों आपसे पूछ सकता है। मोस्ट मैं मोस्ट लगा रहा हूं, ये अनुशासन का गर्म स्टोव का सिद्धांत ये क्या कहता है, ये डगलस ग्रेगर ने दिया। डगलस ग्रेगर ने दिया। अनुशासन का गर्म स्टोव का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको याद रखना है डगलस ग्रेगर ने दिया। यह सिद्धांत नकारात्मक दंडात्मक अनुशासन के सिद्धांत की तरह है। कौन से सिद्धांत की तरह है, गर्म स्टोव का सिद्धांत ऋणात्मक अनुशासन की तरह है। अनुशासनहीनता करने वाले पर जुर्माना और दंड पक्का 100% लगाया ही जाता है। इसमें गर्म स्टोव का सिद्धांत क्या है, और ये गर्म स्टोव का सिद्धांत क्यों है कि दोस्तों जब अगर हाथ लगाने पर स्टोव पर हाथ जलेगा तो अपन दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों जिस कार्य को करने से दंड मिलेगा वो कार्य अपन दोबारा नहीं करेंगे, ये सिद्धांत ये कहता है। ये डगलस ग्रेगर ने दिया है। ये सिद्धांत नकारात्मक ऋणात्मक सिद्धांत की तरह है और इसमें दंड पक्का अवश्य दिया जाता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले तो दोस्तों दोषी को लिख के दिया जाएगा कि आप पे दोष लगा है, आरोप पत्र दिया जाता है, फिर उसको पक्ष रखने का क्या दिया जाता है, अवसर दिया जाता है, फिर जांच करवाई जाती है, गवाह प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर दंड का निर्णय लिया जाता है। जांच के दौरान अगर आवश्यक हो तो कर्मचारी को क्या किया जा सकता है, निलंबित हो सकता है, किया जा सकता है कर्तव्य से। भारतीय श्रम सम्मेलन हुआ था दोस्तों 1957 में, आपसे पूछे भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 में हुआ। इसमें एक समिति का गठन किया था, उसकी समिति के आधार पर भारतीय उद्योगों के लिए एक क्या बनाई गई, आदर्श अनुशासन संहिता कब बनाई गई, 1958 में बनाई गई। भारतीय उद्योगों के लिए आदर्श अनुशासन संहिता कब बनाई गई, 1958 में बनाई गई, और ये 1 जून 1958 से लागू की गई है। दोस्तों आज अपन ने अनुशासन टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13। दोस्तों यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज अपन ने अनुशासन टॉपिक कर लिया है, शानदार तरीके से करने का प्रयास किया है। दोस्तों इनको लिख लेना, अपने नोट्स के अलावा ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल भी। अब इसके अलावा अगर कुछ करना चाहो तो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर आप कल अपन नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।